Hello, my dear students. How are you doing? I hope all of you are great. All of you are amazing. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? I want to tell you एक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आती है, अभी के अभी उसको ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। हर चीज की इन्फॉर्मेशन, कौन सा पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट हैज बीन अपलोडेड, व्हाट इज लेफ्ट, सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल में बताया जाता है, ठीक है? उसको अभी के अभी ज्वाइन कर लो। आई वांट टू टेल यू, अब हम पार्ट 5 ऑफ द वीडियो करने वाले हैं, पार्ट 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज, ठीक है? अब ये बिल्कुल लास्ट है। आफ्टर दिस वील कॉल एन एंड टू दिस यूनिट 2। आफ्टर दिस वील स्टार्ट यूनिट 3, ठीक है? जल्दी जल्दी कवर करें। सी we'll also go live for the questions that come in exam, definitely, but it is also important कि हम पहले पढ़ें क्या करना है, ठीक है? तो अगर ठीक है आपने पढ़ लिया है, पहले कहीं भी पढ़ा, आई डोंट नो, बट आप लोग रिवीजन ले सकते हो। ये वीडियोस देखकर डेफिनेटली आपकी रिवीजन होने वाली है, बिकॉज वी हैव कवर्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है? और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको डेफिनेटली देखकर समझ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। आई एम ऑल्सो गिविंग लाइव एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कि आप लोग रिकॉल कर पाओ कि हाँ अच्छा ऐसे बताया गया था। आप समझ रहे हो? तो आप लोगों ने कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है, यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दीज वीडियोस, ठीक है? यू कैन ऑल्सो शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड वॉच दिस, ठीक है? दिस इज पार्ट 5, लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज का। आफ्टर दिस वील कॉल एन एंड टू यूनिट 2, ठीक है? टॉकिंग अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, सी वी वर टॉकिंग अबाउट क्राइम को आईपीसी हमने पढ़ लिया, सीआरपीसी पढ़ लिया है, ऐसी कुछ अदर लेजिस्लेशंस भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज वन ऑफ दोस, ठीक है? इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1872 में। कहीं यहाँ ईयर मेंशन है? हाँ देखो, ईयर मेंशन है, यही मैंने बताया, 1872 में आया था, ठीक है? देखो क्या होता है, कुछ एविडेंसेस कोर्ट कहता है हाँ चल जाएगा, कुछ एविडेंस कोर्ट कहता है नहीं चलेगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज से डील करता है कि कौन कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल हैं। एडमिसिबल मतलब कोर्ट उनको मानेगा, कौन कौन से एविडेंसेस को कोर्ट नहीं मानेगा। आप देखो हर चीज एक एविडेंस पे बेस्ड है। आज अगर मैं कह दूं इसने उसका मर्डर किया है तो कैसे प्रूव हो सकता है? इट कैन बी प्रूवन ओनली बाय द वे ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस विटनेस हो सकती है, एविडेंसेस रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एविडेंसेस कैन बी अ लॉट ऑफ वेज आल्सो, ठीक है? तो अब याद देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट स्टिपुलेट्स how facts can be proven, how all of these can be proved through evidence. Evidence से हम लोग कैसे prove कर सकते हैं? Stipulates मतलब specify. All right. The Evidence Act helps the judges to separate the wheat from the chaff. Wheat from the chaff का मतलब है to pick out the necessary things. कैसे कैसे चीजें जो चीजें necessary है, important है, significant है, वो कैसे निकाले of all the things that are mentioned, that are served before the judge. Judge को बहुत सारी चीजें दी जाती है, but judge क्या करता है? Important चीजें निकालता है। This is done by the way of evidence only, ठीक है? Therefore, this Evidence Act plays a very crucial role in the establishment of facts. Facts को establish करना, सिर्फ इतनी बात बोल देना कि हाँ इसने मर्डर किया है, this is not enough. You also have to provide some witnesses, some evidences to prove that ये actually में ऐसा हुआ है। Alright, अगर इसने इसका मर्डर किया है तो उसके जो थंब प्रिंट्स है, इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, यही फिंगरप्रिंट्स पता होने चाहिए कि हाँ ये नाइफ पे लगे हुए थे, ठीक है? जो नाइफ वहां पकड़ा गया है वही थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स वहां पे उस नाइफ में फोरेंसिक लैब में पकड़ा गया है कि यही सेम है दोनों, ठीक है? तो पता लग जाएगा। दिस हैज टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है? मतलब अब फॉर इंस्टेंस कोई ग्लव पकड़ा गया है और वो ग्लव्स वही फिट कर रहा है जो जिसने मर्डर किया है, जो अक्यूज्ड है फॉर इंस्टेंस, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पता लग गया कि इसका मर्डर उसने किया है। ऑल्दो दिस इज नॉट इनफ, और सारे एविडेंसेस प्रूवन करने पड़ते हैं, बट एस्टैब्लिश कैसे हुआ फैक्ट, कैसे पता लगा कि इसने मर्डर किया है? बाय द वे ऑफ एविडेंस ओनली, ठीक है? चाहे वो ऑब्जेक्ट का एविडेंस था, चाहे वो इंसान का एविडेंस था, चाहे किसी ने आके बताया कि उसने उसे देखा है, चाहे वो घर से बाहर निकला था और पता लग गया कि किसी ने उसे देखा है जब मर्डर की रात को निकलते हुए, so on and so forth, ठीक है? तो ये सब एविडेंसेस ही होते हैं। What evidence can be admitted? मैंने आपको बताया not all evidences are admissible, ठीक है? हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है? How it can be admitted, कैसे एडमिट हो सकता है, क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए? How the burden of proof has to be discharged, क्या होता है? देखो, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने क्राइम किया किसी के अगेंस्ट, ठीक है?
तो वो इंसान मेरे अगेंस्ट केस खड़ा कर देगा कि हाँ इसने फॉर इंस्टेंस मर्डर ही किया है, मर्डर का एग्जाम्पल ले लो, उसने मर्डर किया, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि किसकी ड्यूटी है, जिसने मेरे ऊपर केस किया उसकी ड्यूटी है ये प्रूव करना कि मर्डर मैंने ही किया है, ठीक है। और जब वो ये चीज प्रूव कर दे कि मैंने ही मर्डर किया है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ जाता है कि मुझे प्रूव करना है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। After all of this, the judge will decide, the decision maker will decide कि एक्चुअली मैं मर्डर मैंने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का डिस्चार्ज होना यही होता है, जब प्रोसिक्यूटर जिसने केस लाया है, जो केस लाया है, वो प्रूफ कर दे कि मर्डर मैंने किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है और मेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अब मुझे प्रूफ करना है उस चीज को कि मैंने मर्डर नहीं किया, एटसेट्रा। दीज आर ऑल डेल्ट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें यही लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। आर द मैटर्स गवर्न्ड बाय द एविडेंस एक्ट। ये मैंने बताया 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं दैट फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट। देखो 3 है। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन हैंड, मतलब एविडेंस, अगर मैं कोई एविडेंस दे रही हूँ, दैट शुड बी कन्फाइंड। मतलब देखो क्या होता है, अगर मैंने कोई एविडेंस देना है, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। मैं कुछ फालतू की बात वहां नहीं करने वाली। आई हैव टू बी लिमिटेड, इट हैज टू बी लिमिटेड टू द थिंग्स ओनली, मतलब जो कि बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस देखो क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, तो फैक्ट्स क्या होने चाहिए, ए ने किल किया है बी को। फैक्ट इन द सेंस कि प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एविडेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। ए ने किल किया है एंड ए इंटेंटेड ऑल्सो, ए इंटेंटेड टू किल बी। इंटेंशन होगी तभी तो वो मर्डर होगा, ठीक है। ए ने किल किया है एंड ए इंटेंटेड टू किल बी, ठीक है, इंटेंटेड टू किल बी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, प्रिंसिपल फैक्ट्स तो यही है। अब मैं कह दूं कि ए दिखा था मर्डर की नाइट को, मर्डर नाइट पे बाहर जाते हुए, ठीक है, बी के घर से बाहर जाते हुए मर्डर नाइट पे किसी ने उसे देखा था, ठीक है। तो फिर ए के हैंड्स वर फुल ऑफ ब्लड ऑल्सो, तो ये क्या है, ये भी मेन इशूज है। तो जो एविडेंस देना चाहिए, जिस इंसान ने उसको घर से बाहर निकलते हुए देखा है, उसको ये बात स्टेट करनी चाहिए, व्हाट, दैट ही सॉ ए कमिंग आउट ऑफ बीज हाउस ऑन सो एंड सो नाइट। जब भी मर्डर हुआ है उसके हाथ में ब्लड था। मेन इश्यूज क्या है, मेन फैक्ट्स क्या है, यही है, ठीक है। उसको कोई बाहर की बात नहीं करनी है, मतलब द रेलेवेंस ऑफ द एविडेंस इज सच दैट इट मस्ट बी कन्फाइंड, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड टू द मैटर इन हैंड, कि ए ने बी को मारा है या फिर कोई ऐसी चीज हुई है, कोई ऐसा एविडेंस है कि ए ने ही बी को मारा है, ठीक है। सिर्फ इतना बता देना कि ए बी के घर से आ रहा था, ये प्रूव नहीं करता है कि ए ने ही बी को मारा है, ठीक है। अब ए का हाथ में ब्लड था, ये और बी के घर से आते हुए, ये सिर्फ इनफ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ए ने बी को मारा है। देयर आर सर्टेन मोर एविडेंसेस दैट हैव टू बी प्रूवन। तभी कहते हैं ना 8-9 साल लग जाते हैं ये प्रूव करने में कि मर्डर हुआ है, ठीक है। हमारी जुडिशरी, मतलब अभी जस्टिस इतना जल्दी नहीं मिलता है कि एकदम पता लग जाए कि हाँ ए ने, मतलब किसी ने किसी का मर्डर किया है। बहुत सारे प्लीज होते हैं, बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स आल्सो, आई वुड से, कि ये प्रूव करने के लिए कि हाँ जेन्युइनली मर्डर सर्टेन पर्सन ने किया, ठीक है। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। 3 प्रिंसिपल्स की बात करें दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन हैंड। ये मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल तो मेन हो गया, और जो जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है, सिग्निफिकेंट एविडेंसेस है। टॉकिंग अबाउट हियर से एविडेंस, क्या होता है, हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। मैं बताती हूँ क्यों। फॉर इंस्टेंस क्या हो रहा है, ए हैज किल्ड बी, ठीक है, और ए ने किसी को बताया है ये बात कि मैंने तो ना किसी को, मैंने बी को मारा है, ठीक है, और मैं ये सुन लूं, ठीक है। तो मैं कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकती कि ए ने उसको कहा था तो उसने मुझे बताया कि ए ने उसको कहा था। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि देखो क्या होता है, कट कर देना इसे, ये वाला एग्जाम्पल ही कट कर देना।
अब हियर से एविडेंस दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ लिया हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, एडमिसिबल नहीं है हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस होता क्या, ठीक है। हियर से एविडेंस मीन, अगर मैं कहूँ मैं कोर्ट में जाकर कहूँ माय मदर सॉ द अक्यूज्ड एट 3 PM एंड शी टोल्ड मी दैट शी सॉ द अक्यूज्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो मैं दे रही हूँ, अंडर ओथ मैं हूँ, ठीक है, बट मैं कह रही हूँ मेरी मदर ने देखा था अक्यूज्ड को, ठीक है। तो मैं किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। माई मदर टोल्ड मी सो दैट शी सॉ, ठीक है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा है ना, ठीक है। जो अंडर ओथ है वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है कि माई मदर सेड दिस, माई फादर सेड दैट ही सॉ, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं वो तो अंडर मतलब कोर्ट में नहीं है ना, ठीक है, वो आउटसाइड द कोर्ट स्टेटमेंट हो रही है। इट विल बी कॉल्ड हियरसे एविडेंस एंड दस इट इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है। जब तक जो विटनेस है वो खुद नहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट करा कि उसने खुद देखा था, उसने खुद उसे बाहर आते हुए देखा है, ही सॉ ब्लड इन हैंड, ये सब चीजें अगर विटनेस खुद नहीं बता रहा है तो क्या होता है, विटनेस इज अंडर द ओथ, ठीक है, वो खुद नहीं बता रहा है कि उसने देखा है, therefore this is hearsay evidence and this is not admissible in court, ठीक है। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस, बेस्ट एविडेंस ये देना चाहिए, बेस्ट एविडेंस ये होता है जो रेलेवेंट होता है, which is which will conclude definitely that certain event has happened, और जो भी केस चल रहा है एक बेस्ट एविडेंस का मतलब होता है रेलेवेंट होना चाहिए, डायरेक्टली ये नहीं बताना कि हाँ इसने ये किया है, बट एविडेंसेस मस्ट बी ये समवॉट रिलेटेड टू दिस ही है, जो एक मैटर इन हैंड पे भी कन्फाइन होना चाहिए, और बेस्ट एविडेंस ये भी होना चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, ठीक है। कोई भी एविडेंस दैट कंक्लूड समथिंग, जिसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन हो, देयरफॉर द एविडेंस मस्ट बी बेस्ट, ठीक है। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस, द बेस्ट दैट यू कैन टेल द कोर्ट, ठीक है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रिवेंट द इनएक्यूरेसी इन एडमिसिबिलिटी, ठीक है। इनएक्यूरेसी मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ और कह रहा हो या कोई कुछ कह रहा हो तो वो गलत कह रहा हो, इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, तभी क्या होता है एविडेंसेस मल्टीपल होते हैं, कोई एक गलत बोल रहा है तो बाकी 3 लोग तो ठीक करेंगे ना, 3 एविडेंसेस जो होंगे वो तो ठीक होंगे, तो इनएक्यूरेसी इस केस में नहीं रहती है। इन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, कोई भी एविडेंस अगर लिया जाता है 2-3 चीजें एक चीज कह रही हैं और एक विटनेस आकर कह रहा है कुछ और, तो वो विटनेस डेफिनेटली गलत बोल रहा है, ठीक है। आपको पता है कोर्ट में झूठ बोलना भी एक क्राइम होता है, कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मोस्टली लोग डरते हैं कोर्ट जाने से कि नहीं विल नॉट बी अ विटनेस, हम लोग बोलेंगे नहीं, आई विटनेस नहीं बनेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, एंड टू इंट्रोड्यूस अ मोर करेक्ट एंड यूनिफॉर्म, एक करेक्ट और एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस के लिए बेस्ट एविडेंस होना चाहिए, हियर से एविडेंस नहीं होना चाहिए। एविडेंस एक्ट का पर्पस ही ये है कि यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। The act is divided into 3 parts, act 3 parts में divided है, एक तो relevancy of the facts होगा part 1, फिर how are the relevant facts, इनको proof कैसे करेंगे और किस manner में होगा, by whom and in what manner must the evidence be produced, ये सब आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। सेक्शन जिसके मेंशन है 152 to 55, फिर 56 to 100 है ये, फिर 101 to 167, ठीक है। पार्ट 1 कहाँ तक है, 5 to 55 है, फिर 56 से लेकर 100 तक है, देखो लिखा हुआ है, फिर डेफिनेटली ये कहाँ तक है, 101 से लेकर 167 तक है। इसमें क्या बताया हुआ था, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होने चाहिए वो रेलेवेंट होने चाहिए, एंड हाउ आर दे टू बी प्रूफ, इनको प्रूफ कैसे करना है, बाय होम कौन करेगा, एंड द मैनर इन विच दे विल बी प्रूव्ड इज डेल्ट इन पार्ट 3 सेक्शन 101 से 167 तक। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कन्फेशन। अगर आप कन्फेशन वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, किसी चीज को एडमिट करना, ठीक है, उस चीज का एडमिशन करना, हाँ ऐसा हुआ था। डू यू कन्फेस, यू ऑल्सो कन्फेस टू योर बॉडी दैट यू फील अबाउट हिम समथिंग और द अदर, ठीक है। ये कन्फेशन हम लोग एट दिस टेंडर एज, मतलब टीनेज में हम ये लोग सुनते हैं कन्फेशन। कन्फेशन इज सिमिलर दिस वे ऑल्सो, जो लॉ में कन्फेशन भी यही होता है। क्या होता है कभी कभी ना, पहली बात सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, किसी को फोर्स नहीं, कोई अगर वॉलंटरली बता दे कि हाँ मैंने ये गिल्ट किया है, दैट व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन, ठीक है। The word confession appears for the first time in section 24. This is important to know. Section 24 में आता है, section 24 of Indian Evidence Act में confession की बात की गई है।
ठीक है, दिस सेक्शन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एडमिशन। एडमिशन के ना एडमिशन स्पीशीज है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा। सो इट इज क्लियर दैट कन्फेशंस आर मेयरली वन स्पीशीज ऑफ एडमिशन। कन्फेशन इज मेयरली वन स्पीशीज ऑफ एडमिशन। एडमिशन की हेडिंग के अंदर एक कन्फेशन एक स्पीशीज, ठीक है। कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। कन्फेशन के बारे में कहीं एक्ट में बात नहीं हो रखी है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हर जगह बात हो रखी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जस्टिस स्टीफन ने अपनी बुक में बोला था इन हिज डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस स्टेट, कन्फेशन इज, ये देखो ये हमने डेफिनेशन वहां से उठाई है उनके डाइजेस्ट ऑफ द लॉ से। कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। कन्फेशन कहीं भी एक्ट में डिफाइन नहीं हो रखा है, बट जस्टिस स्टीफन ने बताया है इन द डाइजेस्ट ऑफ हिज लॉ ऑफ एविडेंस, ही स्टेटेड, ये डेफिनेशन हमने उनसे ली हुई है जस्टिस स्टीफन से, कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन इज अ सॉर्ट ऑफ एन एडमिशन ओनली। मैंने बताया कन्फेशन का मतलब तो एडमिशन ही होता है ना, एडमिशन ऑफ गिल्ट दैट यस यू डिड दिस क्राइम, ठीक है। मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम, कि हाँ मैंने एक क्राइम किया है, जिसको भी अक्यूज किया गया है कि तुमने एक क्राइम किया है, वो उस चीज का एडमिशन कर ले, उसकी एडमिट कर ले उस चीज को कि हाँ मैंने वो क्राइम किया है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कन्फेशन। स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फेरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम, ये मैंने बताया कि हाँ मैंने एक क्राइम कमिट किया है। ही जस्ट सजेस्टेड दैट यस, उसने एक इन्फेरेंस रखी, हाँ मैंने एक क्राइम किया है। एडमिशन एंड कन्फेशन की अगर बात करें, इनके बीच में काफी डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सेक्शन 17 to 31 डील कर रहा है एडमिशन में, इसके बीच में ही 24 to 30 में कन्फेशन की बात हो रही है। ये एक काफी अच्छा डिफरेंस है। देखो सेक्शन 17 to 31 डील्स विद एडमिशन जनरली एंड इंक्लूड 24 to 30 व्हिच डील विद कन्फेशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एडमिशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हम पढ़ ही लेंगे। पहले आप ये देखो, it is somewhere, it is if the conviction has been based on the statement alone, it is confession, and where supplementary evidence is needed, then it is admission। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, देखो अगर मैं आज बोल दूं कि हाँ मैंने क्राइम किया है, yes I am guilty and that I committed the crime, I have confessed this that I am guilty, और मैंने क्राइम कमिट किया है। What is this called? This is called confession। और एडमिशन में क्या फर्क है? देखो देखा जाए तो इंग्लिश टर्म्स में तो ऐसे ही सेम है ऑलमोस्ट, बट लॉ में इनका अलग अलग मतलब है। एडमिशन देखो, मैं कहूँ हाँ मर्डर की रात को मैं उसके घर से आ रही थी, हाँ मैंने ये जिस गन से शूट किया गया है ये गन मैंने खरीदी थी, हाँ जब वो रूम में था तो मैं उसके घर में घुस गई थी। मतलब ये सब चीजें रेलेवेंट फैक्ट्स है ना, जो कि प्रूव कर रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है। मैं उसके घर भी गई, मैंने उसके लिए गन भी खरीदी थी, मुझे उससे दुश्मनी भी थी, वो मुझे प्रोवोक भी करता था, वो मुझे इरिटेट भी करता था। आई हैव एवरीथिंग to so that the court believes that I have committed the crime, but I will not confess the fact that yes I have committed the crime. So confession सिर्फ एक क्या है? Confession सिर्फ एक statement है, whereas on the other hand admission में सब necessary evidences आते हैं that show that I have committed the crime, but I will not use the statement that yes I have committed the crime. In state एडमिशन में भी पता लग जाता है कि हाँ वो इंसान गिल्टी है, बट डेफिनेटली नहीं पता लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप कन्फेस नहीं करा है, वो सिर्फ ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मैंने गन खरीदी थी, हाँ मैं उसके घर में गया था। तो ये सब चीजें तो देखो जेन्युइन है कि हाँ उसने किया होगा, बट वो ये चीज कन्फेस नहीं कर रहा है कि मैंने भी क्राइम किया है। देखो सप्लीमेंट्री एविडेंस इज नीडेड, मतलब और एविडेंसेस शो करे। उसने गन की बात करी, उसने घर जाने की बात करी, उसने ये बताया वो मुझे प्रोवोक करता था, इसलिए मैं उसके घर गया था, वो मुझे बहुत टाइम से इरिटेट कर रहा है, मतलब सोन, ये सब फैक्ट्स, ये सब एविडेंस है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन अगर हम पढ़े, कन्फेशन मे बी इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। व्हेन इट इज मेड टू द कोर्ट, देखो दो टाइप के कन्फेशंस होते हैं, एक तो जुडिशियल होता है, जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। दोनों एडमिसिबल हैं कोर्ट में, मैं बताती हूँ कैसे। अब आप कहोगे जुडिशियल कन्फेशन पहली बात तो वो होता है जो कोर्ट में किया गया है, जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो कोर्ट के बाहर किया गया है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई इंसान जैसे मैं मर्डर करके आ रही हूँ ए का, ठीक है, तो मैं घर से बाहर आ रही हूँ, मैं कहूँ शुक्र है इसको मार दिया मैंने, अब ये बचा नहीं, ना तो ये रहेगा ना इसके लड़ाइयाँ रहेंगी, ठीक है, मैंने ये बोल दिया और किसी ने मुझे सुन लिया ये बोलते हुए, ठीक है। मैं अपने आप से बात कर रही हूँ और यही मैंने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, उसने कोर्ट में आके बताया कि हाँ
ऐसे से हुआ था ये, जब मर्डर हुआ है उसी रात को बाहर आते हुए कह रही थी अच्छा ही हुआ मैंने इसको मार दिया और ना ये रहेगा ना इसकी लड़ाइयाँ रहेंगी। ठीक है, तो वो इंसान बता रहा है चाहे ये चीज मैंने कोर्ट में नहीं बोली कि मैंने ऐसा किया है, बट मैंने आउटसाइड द कोर्ट बोली, पर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ठीक है, मैं आउटसाइड द कोर्ट कर रही हूँ, बट ये भी एडमिसिबल है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने बोली है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? तो ये कन्फेशन माना जाएगा एंड दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम, दैट द क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय मी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ जुडिशियल कन्फेशन व्हिच इज मेड टू एनीबॉडी आउटसाइड द कोर्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है when it is made to the court itself it is called judicial confession, and when it is made to anybody outside the court then it is called extrajudicial confession। ठीक है, ये बात समझ आई? देखो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में यही दे रखा है, it may even consist of a conversation to oneself। जैसे मैंने अपने आप से बात करी और मुझे किसी ने सुन लिया, आप देख रहे हो ये जो आपकी बुक में एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना, मैंने जो बताया यही एग्जाम्पल दे रखा है। दिस स्टेटमेंट वाज हेल्ड टू बी अ कन्फेशन, इस चीज को रेलिवेंट माना गया कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल कन्फेस करती है, दिस इज द कन्फेशन ऑल्दो इट इज मेड आउट ऑफ द कोर्ट। अब तक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बहुत ज्यादा इनटू यूज आ गए हैं और उनकी वजह से किसी एक पार्टी को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आउटसाइड द कोर्ट हुआ है तो पता है कि अब नहीं होगा, मतलब एडमिट नहीं होगा सिंस इट इज आउट ऑफ द कोर्ट। नो, नाउडेज बहुत ज्यादा एक्सेप्ट मिल कर रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन मिल रही है, एक्सेप्ट करा जा रहा है उसको, एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको। ठीक है, फॉर इट इज नॉट नेसेसरी फॉर रेलिवेंसी, क्या रेलिवेंट था उसका, और ऐसा नहीं है कि किसी को कम्युनिकेट ही किया हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का आपका आई डोंट नो बुक में एग्जाम्पल दिया है या नहीं दिया, मेरे से सुन लो। अगर मैं किसी को ऐसे लिख रही हूँ कि यार मेरे को, आई एम राइटिंग टू माई रिलेटिव फॉर इंस्टेंस, और मेरे माँ बाप मुझसे दूर रहते हैं, उनको बता रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है इसका मर्डर करके, आई एम इन ग्रीफ राइट नाउ, मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम अपसेट दैट आई डिड इट, बट आई डिड इट आउट ऑफ एंगर, आई वाज रियली अपसेट कि ये मेरे से लड़ाई करता था हर रोज, करती थी हर रोज, तभी मैंने इसको मार दिया। ठीक है, तो ये भी एक कन्फेशन, चाहे ये कोर्ट के बाहर हो रही है, बट दिस विल आल्सो अमाउंट टू कन्फेशन। व्हाई? अगर कम्युनिकेशन किसी इंसान को है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें मैंने अपनी बात लिख दी है, सच लिख दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। द स्टेटमेंट वाज हेल्ड टू बी अ कन्फेशन रेलेवेंट फॉर इट इज नॉट नेसेसरी द रेलेवेंसी दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड। जब मैंने अपने आप से बात करी तब मैं किसी को कम्युनिकेट थोड़ी कर रही थी, बट तब भी वो कन्फेशन हुआ। Judicial confessions are made before a magistrate or in the court in the due process of legal proceedings। जब लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही होती है, विटनेस आके बोलता है, जो भी कोर्ट में होता है वो सब जुडिशियल कन्फेशंस होते हैं। ठीक है, प्ली ऑफ गिल्टी ऑन अरेंजमेंट होता है, ये समथिंग दैट इज मेड बिफोर अ कोर्ट एंड इट शुड बी मेड फ्रीली बाय अ पर्सन। वॉलंटरीली बोला था मैंने वर्ड, इसका मतलब यही है, फ्रीली कोई इंसान बोले तो। Extrajudicial confessions are made by the accused elsewhere than the magistrate or the court। कोर्ट में नहीं होता है, किसी इंसान ने बाहर किया हो, elsewhere, कोर्ट में नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बट आउटसाइड दी कोर्ट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट शुड हैव एड्रेस्ड टू एनी डेफिनेट इंडिविजुअल। ठीक है, कोई डेफिनेट इंडिविजुअल का उसमें रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा ही हो कि डेफिनेट इंडिविजुअल के बारे में ही बात कर रही है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट मैटर। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करें। फिर इट मे बी अ कन्फेशन टू अ प्राइवेट पर्सन, किसी प्राइवेट इंसान को ये कन्फेशन हो रखा हो, नॉट टू अ डेफिनेट इंडिविजुअल ऑल्सो, मतलब जेन्युइनली लिख रखा हो, कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ हो। ठीक है, एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन अ फ्री एंड वॉलंटरी कन्फेशन। फ्री एंड वॉलंटरी, किसी को फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर हाथ रखकर, मतलब उसके ऊपर बर्डन रखकर उसको कन्फेस ना करा हो, ये बात फ्रीली होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। ऑफ गिल्ट of accused of a crime in the course of conversation, किसी के बीच में conversation हो रही हो, other than judge involved नहीं होना चाहिए, court नहीं होना चाहिए, magistrate का रोल नहीं होना चाहिए, seized of the charge against himself, अपने बारे में ही confession कर रहा है, but court के कोई compulsion नहीं होनी चाहिए, वो कोई compel ना करे, और judge और magistrate के सामने नहीं हो सकती है। For example, a man after the commission may write a letter, जो मैंने example दिया वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन बी एक्सेप्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इफ पासेस द टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब हाउ ट्रूथ इज दिस, ऐसा तो नहीं किसी ने कहा है तभी ये हो रहा है, क्या ये सच है ना,
इसकी ट्रूथफुलनेस देखी जाती है, फैक्ट्स देखे जाते हैं, तभी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस को वे दिया जाता है दैट यू कैन गो अहेड विद। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। कन्फेशन और एडमिशन के बीच में बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बीच में साथ यूज होता है कन्फेशन, एडमिशन यूज होता है सिविल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर कन्फेशन इज डेलिबरेटली एंड वॉलंटरली होता है and it is conclusive also. When I tell you that I have committed the crime, I am guilty of that crime, I have made a conclusive statement. इससे आपको पता लग गया that this party is guilty. But admissions are not conclusive. क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि मैंने गन खरीदी थी, मैं उसके घर गई थी, but मैंने ये नहीं बताया कि मैं guilty of the crime हूँ, that I have done the murder. ठीक है? Therefore, admissions are not conclusive. बस यही बताया हुआ है. As it may operate as an estoppel. Estoppel क्या होता है? कोई इंसान, पहली बात तो ये सिविल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है एडमिशन, मैंने आपको बताया। कोई इंसान कहता है कि यू हैव दिस प्रॉपर्टी ऑन लीज, कोई लीज पे तुम ले लो ये प्रॉपर्टी, लेसर बोलता है लेसी को, ये लेसर लेसी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो लेसर कहता है कि यू टेक इट फॉर 7 years, तो वो लेसी ले लेता है 7 years के लिए। और क्या होता है, वो कहता है ठीक है मैं 7 years से पहले तुम्हें ये प्रॉपर्टी अबैंडन करने के लिए, खाली करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट वो आफ्टर 5 years आ जाता है कि मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, प्लीज इसको खाली कर दो। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता। एक एस्टॉपल है, लॉ ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यही बोलता है कि जब 7 years का कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, तो आप बीच में इसको नहीं रोक सकते हो। एस्टॉपल नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यही है, आफ्टर 7 years ही ये टर्मिनेट होगा, बीच में इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यही कहता है अगर तुमने कोई बात पहले कर दी है तो तुम उस बात से मुकर नहीं सकते हो। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव, बट ये एस्टॉपल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तुमने एक बात कोई कर दिया है, आगे अगर तुम विटनेस दोगे तो तुमने पहले बात करी है उसको तुम ब्रीच नहीं कर सकते हो, उसको तुम झूठा नहीं ठहरा सकते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड द ट्रूथ। ठीक है, कन्फेशंस हमेशा अगेंस्ट द पर्सन होते हैं, whereas admissions can be used on the behalf, making it under the, मतलब क्या इसका कहने का मतलब है, कन्फेशन हमेशा अगेंस्ट होता है। कभी भी मैं ये कन्फेस नहीं करूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे को किसने अक्यूज किया है दैट यू हैव डन द मर्डर, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी मैंने मर्डर नहीं किया, दिस इज नॉट कन्फेशन। कन्फेशन हमेशा क्या होगा, हाँ मैंने मर्डर किया है, दिस विल अमाउंट टू कन्फेशन। बट एडमिशन में क्या हो सकता है, एडमिशन फॉर द पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर द पर्सन मतलब कि मेरे लिए ठीक हो ये चीज। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, देखो ए कहता है कि सर्टेन डीड है कोई इनके बीच में जो कि जेन्युइन है, बी कहता है ये डीड फॉल्स है। ठीक है, गलत है ये डॉक्यूमेंट्री जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर डीड है। तो ए प्रूफ करेगा बी की स्टेटमेंट से कि ये जेन्युइन है, तो बी प्रूफ करेगा ए के स्टेटमेंट से कि ये फॉल्स है। ठीक है, ए अपनी स्टेटमेंट से खुद ये प्रूफ नहीं कर सकता कि जेन्युइन है, ना ही बी अपनी कोई स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकता है कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, सेक्शन 21 में एक्सेप्शन दिए हुए हैं, आप रीड कर सकते हो। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स टू दिस कि कोई कैप्टन ऑफ द शिप गलत ले गया कोर्ट्स में, उसके ऊपर ये केस हो गया कि इन्होंने शिप कहीं और घुमा दी, बट द बुक दैट ही मेंटेन्स उसमें उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक कोर्स में लेकर गए हैं। हैड द कैप्टन शिप बी डेड, उस बुक में क्या मेंशन होता, उस बुक में यही मेंशन होता कि उसने बिल्कुल सही कोर्स में लेकर गया है। ठीक है, तो कोर्ट इस चीज को कंसिडर करेगी। तो ये एग्जांपल है एक्सेप्शंस ऑफ एविडेंस एक्ट अंडर द सेक्शन 21। ठीक है, कन्फेशंस मेड बाय 1 or 2 more persons का मतलब ये है, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर एक इंसान कन्फेस कर रहा है, 2 इंसान कन्फेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द और ग्रुप के बिहाफ पे, जब बहुत सारे अक्यूज लोग हैं, ठीक है, तो कन्फेशन एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, this can be taken into consideration against the co-accused, whereas talking on the other hand, अगर एडमिशन एक इंसान ने किया है on the basis of other defendants also, it will be not be accepted, ये taken into consideration नहीं होगी। ठीक है, confession of 1 or 2 or more persons on behalf of the whole of the group, whole of the accused is taken into consideration, accept किया जाता है, but admission of 1 or 2 or more persons on the behalf of all of the persons is not admissible, सबका admission होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। confession is written or oral which is direct admission of suit, direct admission होता है हाँ मैंने किया है, गिल्टी हूँ मैं इस क्राइम का, whereas admission is a statement, ये भी oral और written तो होती है,
बट विच गिव्स इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब इनडायरेक्ट हिंट मिलता है किस चीज का, ऑफ द लायबिलिटी दैट आई बॉट द गन, आई वेंट टू हिज होम, आई हैड दिस क्वारल विद हिम, मेरी ये बात थी उससे, ये सब चीजें इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस है ना, इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, बट वो डायरेक्टली इस चीज को कन्फेस नहीं कर रहा है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं कन्फेशन और एडमिशन के बीच में। जब इन दोनों का मतलब हमें समझ आ गया तो हम इनको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार और देखो, आपको समझ आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। क्राइम्स अगेंस्ट स्पेशल एंड लोकल लॉज, हमने पढ़ा था क्या होता है, CRPC में सब प्रोसीजर्स मेंशन है जो कि क्राइम्स मेंशन है IPC में, कहीं पे भी जो क्राइम्स मेंशन है उनके प्रोसीजर्स सब CRPC में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था IPC इज नॉट द ओनली वन दैट डिफाइंस द क्राइम, देयर आर आल्सो अदर लेजिस्लेशंस एज वेल। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पढ़े, कमीशन ऑफ सती एक्ट पढ़ा था, IT एक्ट, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी पढ़ा हुआ है, एक्ट नहीं पढ़ा हुआ है बट हमने पढ़ा था कि इसमें से क्राइम्स होते हैं, साइबर लॉज वगैरह IT एक्ट से आते हैं। और हमने कौन सा पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट था एक, नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट है, ये सब एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी था। इन सब से क्राइम्स लिए जाते हैं और इनके प्रोसीजर्स CRPC में मेंशन होते हैं। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है दैट व्हेन दे आर नॉट इन IPC दे आर फाउंड इन अदर legislations, other acts as well. ठीक है, illustrative list दे रखी है, you can just go over it. I'm not explaining all of these, but अगर आप एक बार देखना चाहते हो आप देख सकते हो। नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट, क्राइम्स बताते हैं ना, आर्म्स एक्ट, प्रोहिबिशन, एक्साइज एक्ट, देखो ये सब दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट लुक ओवर इट। रेलवेज एक्ट भी है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, पासपोर्ट एक्ट, कॉपीराइट, सती प्रिवेंशन हमने पढ़ा था, हमने IT एक्ट भी पढ़ा हुआ है, डाउरी का भी एक्ट आया हुआ था, ये सब देखो, डाउरी का भी है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब एक्ट्स हमने पढ़ा था कि क्राइम्स को इनसे भी लिया जाता है। तो बस एक ही लिस्ट दी हुई है आपकी उसमें, नथिंग मोर देन दैट। पार्ट 5 ऑफ द वीडियो एंड, ठीक है, पार्ट 5 ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, एक बात बता दूं, यूनिट 2 खत्म हो गया है, थोड़ा लेंदी खिंच गया है, क्यों? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके कोर्स में नहीं है, विल नॉट मेक अ वीडियो राइट नाउ ऑन दैट, अपकमिंग बैच के लिए हम जरूर बनाएंगे, बट अभी हम लोग नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि हम अभी बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस, आपको सबको ठीक लगा हो। कोई भी टॉपिक अनक्लियर हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल री एक्सप्लेन। ठीक है, अब दोबारा हम उसके बारे में बात करेंगे, मैं आपसे लाइव सेशन मिलूंगी, आप मुझे बताना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो भी कहोगे इन द सेंस कि जो भी चीज़ तुम लोग को डिफिकल्ट लग रही है, प्रॉब्लमैटिक लग रही है, वी विल टेक अ सेशन ओवर दैट अगेन। ठीक है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, we'll reply as soon as possible. Thank you so much for watching. I'll come with unit 3 super soon. Load होने वाला है, check कर लेना within a day or so. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to like, comment, सब कर देना. I'll see you guys super soon. Bye bye.